नमस्कार दोस्तों। दौड़ा द बिचन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि जो यूपी एलटी ग्रेड का फॉर्म आया है जिसे आप लोग भर रहे हैं, उसमें हम या हमारी टीम कितने आपकी हेल्प कर रही है। पहली बात, एसएसटी के लिए आपको प्री और मेंस दोनों का क्लास कंबाइंड चल रहा है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सारे क्लासेस मिल रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एसएसटी हिस्ट्री की क्लास है और पीटी और मेंस दोनों के क्लासेस आपको मिल रहे हैं एलटी ग्रेड में। तो इसके लिए आप सभी लोग रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कर है, कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों पे शासन किया। पहले कुषाण है कौन? जब मौर्य वंश का पतन हो गया उसके बाद भारत में कोई शक्तिशाली नहीं रह गया। मौर्य वंश के पतन के बाद मौर्य वंश के पतन के बाद मौर्य वंश के पतन के बाद एक खाली स्पेस आ गया। उस खाली स्पेस में खाली स्पेस आया जिसमें मौर्योत्तर काल कहते हैं। मौर्योत्तर काल कहते हैं। यह काल कुछ ऐसा था जबकि भारत में कोई बड़े शासक नहीं थे और इसकी कहानी कुछ इस तरह से उभरती है कि भारत में कुछ इस तरह से कहानी थी। इधर मध्य भारत है, मध्य एशिया है, दिखाई पड़ रहा है, मध्य एशिया है, इधर चीन है और इधर भारत इंडिया। मध्य एशिया में क्या था? घास के मैदान थे, चरवाहे लोग थे। और जब घास का मैदान एशिया में खत्म हो गया तो ये लोग इधर से चाइना की ओर जाना चाहते थे। लेकिन चाइना ने क्या किया? अपने यहां पर एक दीवार बना दिया जिसे हम कहते हैं चीन की दीवार। चीन की दीवार बन गई, चाइना वालों ने बना लिया। जब चीन की दीवार बन नहीं सकती थी तो ये लोग मध्य एशिया वाले इधर नहीं जाए। जब इधर नहीं गए तो ये इधर अफगानिस्तान से होते हुए भारत की ओर जो है पलायन कर गए। ऐसे इसमें था यूची कबीला, ये कबीले थे, हूण कबीला और कुषाण कबीला। ये तीन कबीलाएं थे। ये अफगानिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। ये कौन थे? ये मध्य एशिया के चरवाहे लोग थे। वहां पे जब कृषि समाप्त हो गई तब इन्होंने इधर चीन की तरफ जाना चाहा। चूंकि चीन का शासक ने वहां पे चीन की दीवार बना दिया, इसलिए उधर न जाकर के भारत की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। इन सभी कबीलों में से सबसे ज्यादा प्रतापी कुषाण वंश था। कुषाण वंश, इसकी स्थापना कुजुल कटफिसस ने किया था। इसकी स्थापना कुजुल कटफिसस ने किया था। इसका बेटा था भीम कटफिसस। भीम कटफिसस और इसी का भीम कटफिसस को एक भारत में श्रेय जाता है कि भीम कटफिसस ने क्या किया था कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। भीम कटफिसस ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे
भारत में पहली बार सोने का सिक्का चलवाया था। सोने का सिक्का जो चलवाया था वो भीम कटबिसस ने ही चलवाया था। इसी के वंश का था, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था। कनिष्क ने अपनी पहली राजधानी पेशावर, जो आज पाकिस्तान में है, और दूसरी राजधानी मथुरा थी। इन्होंने पहली राजधानी पेशावर बनाया और दूसरी राजधानी मथुरा बनाया। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म संगीति का आयोजन किया था। संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में किया था। कश्मीर के कुंडलवन में किया था। इसी समय बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान। कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान, यान माने रास्ता, और महायान। हीनयान और महायान दो भागों में बटा गया था। हीन माने निम्न, यान माने रास्ता। निम्न रास्ता का मतलब ये होगा कि जो बौद्ध जीवन नियम कानून बताए थे उसी रास्ते पर चलना हीनयान कहलाता है। महायान का मतलब उसमें कोई परिवर्तन लाना। तो हीनयान और महायान यहीं पे हुआ। कनिष्क महायान शाखा का प्रवर्तक था। इसी समय बहुत सारे किताबें लिखी जाएंगी संस्कृत भाषा में। तो कनिष्क जो है, यहां पे जो आंसर आ रहा है, शक्तिशाली केंद्रों में से सबसे कहां था? पेशावर और मथुरा। सबसे जो राजधानी थी वो कहां थी? पेशावर और मथुरा थी। इसकी राजधानी पेशावर और मथुरा में थी। ऑप्शन बी से। ठीक, इससे संबंधित इतनी जानकारी। कनिष्क ने शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक शक संवत चलाया था। कनिष्क ने एक शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में। शक संवत चलाया था। और कनिष्क के समय है सुघोष जो है, यहां पर इसकी बौद्ध संगीति में थे, जो बहुत सारी संस्कृति में रूपांतरण किया। तो कनिष्क से संबंधित आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसी के अंतर्गत आएगा। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। एबीसी का अध्ययन करना है। यहाँ पे जो सवाल है वो हड़प्पा सभ्यता से है। हड़प्पा सभ्यता देखो दिया है, पूरा पाषाण काल 20 साल पहले, 1200 साल पहले के दौरान माना जाता था। सही है। इस काल को भी 3 भागों में बांटते हैं, प्रारंभिक, मध्य, उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक ही है। मानव इतिहास की लगभग 90% रचनाएं इसी काल की हुई, ये भी सही है। ए और बी सही है, ए बी सी तीनों सही है। इसका ए भी सही है, बी भी सही है, 3 भी सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, ए बी और सी। यह हड़प्पा सभ्यता कालीन है, प्री हड़प्पन काल का क्वेश्चन है। प्री हड़प्पा काल, प्रारंभिक हड़प्पा काल 3 भागों में बटा हुआ था, प्रारंभिक और मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। पहले पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था जिसके जरिए पद रैंक ये था। मनसबदारों को सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर होता था। यह सवाल जो है मनसबदारी और जागीरदारी से है, जिसको अकबर ने चलाया था। यह सवाल देखेंगे मनसबदार मुगलों के लिए मनसबदारी और जागीरदारी। मनसबदारी क्या था? मनसब का अर्थ क्या होता है? यहां पे मनसबदारी का मीनिंग क्या होता है? मनसबदारी का अर्थ होता है श्रेणी अथवा पद। मनसबदारी का अर्थ होता है श्रेणी अथवा पद। मनसबदारी का अर्थ होता है श्रेणी या पोस्ट की बात करते हैं। कौन से पोस्ट पर है? आप नौकरी करते हैं, कौन से पोस्ट पर भर रहे हैं? एलटी ग्रेड पर है, तो वो पोस्ट था। और जागीरदारी जो है दो चीजों से मिलकर बना था। जागीरदारी में एक उनके तो वेतन थे और सैन्य उत्तरदायित्व दो काम था। दोहरा व्यवस्था लागू था। सैन्य उत्तरदायित्व और उनके घुड़सवार थे, वेतन थे। और इसमें क्या थे? इनमें वेतन भी था और इनमें वेतन भी था और पद भी था। वेतन और पद रैंक दोनों होते थे। इसमें वेतन और पद दोनों होते थे। पोस्ट भी होता था, उस पोस्ट के आधार पर उनको वेतन दिया जाता था, सैलरी मिलती थी। यही है मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था जिसने चलाया था। उसका नाम है अकबर। अकबर ने 1575 ईस्वी में इस व्यवस्था को चलाया था। इस व्यवस्था को चलाया था। इस व्यवस्था को चलाने वाला कौन है? अकबर है। अकबर जो है 1575 ईस्वी में यह व्यवस्था चलाई थी, जिसे कहते हैं जागीरदारी और मनसबदारी। देखिए, जो मनसबदार होते थे इनके पास तीन चीजें होती थी। एक तो वेतन, पद और सैन्य उत्तरदायित्व। तीनों पद वो मनसबदार को दिया जाता था। और जो वेतन दिए जाते थे वो जागीर के रूप में देते थे। वेतन जो इनको दिया जाता था जागीर के रूप में दिया जाता था। और ये जागीर के रूप में वेतन जो मिलता था, वह जो वेतन लेता था उसे कहते थे जागीरदार। वेतन कैसे मिलता था? जागीर के रूप में मिलता। और जो इसे वेतन प्राप्त करता था उसे जागीरदार बोलते थे। जागीर क्या होता था? यह वेतन देने का तरीका है। अकबर के समय वेतन देने की व्यवस्था है। वेतन देने की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? जागीर। दो तरह से जागीर दी जाती है। और इस जागीर के रूप में क्या देते थे? जमीन देते थे। ये जागीर के रूप में जमीन देते थे। जो जागीर मिलता था उन्हें जमीन के रूप में मिलता था। हाँ, दो तरह से होता था। ये जागीर दो तरह से मिलता था। जागीरदारों को ये जागीर दो तरह से मिलता था। एक को कहते थे वतन ए जागीर और एक अन्य। वतन ए जागीर उसको मिलता था जो खास जो है बादशाह का होता था, उसको अपना ही क्षेत्र दे देते थे, उसी को कहते थे वतन ए जागीर। ठीक है। जैसे जोधा अकबर पढ़े होंगे। जोधा अकबर फिल्म देखे होंगे। इस जोधा के पिता को जो जागीर मिला था उसे वतन ए जागीर कहते हैं। इसीलिए तो फिल्मों में देखेंगे, इसीलिए शादी का ये ऐलान किया था। हालांकि जोधा शादी करने से इनकार की थी, फिर भी वो वतन ए जागीर उसको मिला हुआ था। जोधा के जो पिता थे, पिता को वतन ए जागीर मिला था।
वतन जागीर मतलब जिस एरिया में वो शासन करते थे वहां से वो टैक्स वसूलते थे, बाकी पोस्ट था। एक ऐसा वेतन दिया जाता था, कोई आदमी मान लो दिल्ली में काम कर रहा है तो उसको वेतन के रूप में कहीं और दे देते, मान लो गुजरात में दे दिए, ऐसे को जागीर कहते हैं। कोई मान लो एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं, अगर कोई दिल्ली में नौकरी कर रहा है, दिल्ली में कार्य कर रहा है, तो उसे कहीं उठा के दूर दे देते थे। मान लो कि गुजरात में दे दिए, असम में दे दिए, कहीं और दे दिए। गुजरात में कोई जमीन उनको दे दिए कि हाँ ये जागीर आपकी है। तो इस तरह से मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था जो अकबर ने चलाया था, कुछ इस तरह से व्यवस्था थी। इसमें क्या हुआ था कि उसको मनसबदार के द्वारा वो अपने सैन्य सहायता जब जाना पड़ता था तो मनसबदार क्या करता था, उस राजा की हेल्प करता था। अगर राजा युद्ध पे जा रहा है तो जो उस क्षेत्र के मनसबदार थे वो पूरे घुड़सवार और सैन्य के साथ उसको राजा की हेल्प करते थे। यही था मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था, जिसने अकबर के समय चलाया, फिर इसके बाद वंशजों ने इसके चलाया, इसके बाद औरंगजेब के समय अंतिम जागीरदारी थी, जिसके बाद बंद कर दिया गया जागीरदारी व्यवस्था। अब सवाल के रूप में देखो यहां पे दिया हुआ है, अब सवाल देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। सवाल में यहां पे दिया हुआ है कि मनसबदारी बनाई गई श्रेणी व्यवस्था था जिसके जरिए एक तो उसका रैंक था, पद था, दूसरा उसकी सैलरी थी, वेतन था, तीसरा उसका मिलिट्री उत्तरदायित्व था। तीनों पद दिए जाते थे मनसबदार को, वेतन भी देता था, पोस्ट भी देता था, और उनकी रिस्पांसिबिलिटी थी कि वो मिलिट्री रिस्पांसिबिलिटी भी थी। जैसा आपको बताया कि अगर राजा युद्ध पे जा रहा है किसी क्षेत्र में तो उस क्षेत्र का जो मनसबदार है उसको पूरी सहायता देता था। ये बात तो सही है। दूसरे में कह रहा है मनसबदारों को सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे हम जात कहते हैं। अभी बताए कि जात में जो होता था उसमें पद भी होता था और वेतन भी होता था। पद और वेतन दोनों होते थे, केवल सैन्य उत्तरदायित्व नहीं था, रिस्पांसिबिलिटी नहीं थी, बल्कि उसका पद भी था, पोस्ट भी था, किस पोस्ट पर वो है। तो ये बात तो आपको गलत लगती है और ये बात सही लगता है। ए सही है और आल गलत है। ए सही है और देखो यहां दिया है ए इज ट्रू बट बी इट फॉल्ट। ए सही है और बी गलत है। तो मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था इस तरह से था। क्वेश्चन अगला भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, अभिलेख निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में मिले हुए। कल बताए थे आपको कि मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था अशोक। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, उसका बेटा था बिंदुसार, उसका बेटा था अशोक। अशोक ने क्या किया कि एक नई नीति चलाया था जिसमें उन्होंने अपने आदेश को शिलाओं पर लिखाना शुरू किया। शिलालेख ऐसे पिलर थे, पत्थरों पर अपना अभिलेख लिखवाना शुरू किया और ये अभिलेख ले जाकर के वहां गड़े होते थे और ये रहता था कि ये राजा का शासन है, ये आदेश। ये भारत के कई भागों से मिला हुआ है इनके अभिलेख। एक है यहां पर कांधार, जिसे मास्की और गुजर्रा अभिलेख। इसके बाद है कंधार से जो अभिलेख मिले हैं, चूंकि इधर ईरान था और यहाँ की भाषा जो है थी अरमाइक, ग्रीक और अरमाइक लिपि थी, इसलिए बोलन दर्रे के पास कंधार में जो उनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं
वो कौन सा अभिलेख है? वो अभिलेख है कंधार से अरमाइक लिपि में लिखा हुआ अभिलेख प्राप्त हुआ है। टोपरा, मास्की, कालसी ये सब भी इसके अभिलेख है जो मौर्य साम्राज्य यहाँ से लेकर पूरा कर्नाटका तक और इधर पश्चिम से लेकर इधर असम तक पूरा फैला हुआ था। बहुत बड़ा साम्राज्य इसका था। अशोक एक अनोखा शासक था जिसने क्या किया? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। यहां पे कुछ फैक्ट भी है, देखते हैं। कंधार नामक स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में पाए गए। 3 है मास्की, गुजर्रा, नेत्यूर और इंडिगोलम अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि किन अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? तो अभिलेख में अशोक का नाम है मास्की, गुजर्रा, नेत्यूर और इंडिगोलम में उसका नाम मिलता है। अशोक को एक उपाधि धारण किया था जिसे हम कहते हैं देवा नाम प्रियदर्शी, यानी देवताओं का प्रिय। देवा नाम प्रियदर्शी उसका उपाधि थी और सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ये भी क्वेश्चन आपके टीजीटी के हैं। जेम्स प्रिंसेप ने श्रीलंका में मिले एक अभिलेख से, इनका नाम सिंगली अभिलेख में लिखा हुआ था, उसका नाम जो है अशोक से जो है टैली कराया और इसलिए इसका नाम सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में की गई थी। अभिलेख का जो इनका शिलालेख है वो कब किया गया था? 1750 ईस्वी में पोद्रे टिफल्टर ने की थी। इनके शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रे टिफल्टर ने किया था। इनकी संख्या कितनी है? टोटल 14 है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया गया। जो इसके अभिलेख हैं वो 3 भागों में विभाजित हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं वो 3 भागों में विभाजित हैं। पहले भाग में अशोक का शिलालेख, ठीक है, स्तंभलेख और गुहालेख। एक है शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ये 3 प्रकार के अभिलेख जो है अशोक के मिले हुए। शिलालेख में शिलाओं के अभिलेख मिले हुए हैं। शिला अभिलेख में शिला ऐसे हैं, देखो इनकी संख्या कितनी है? 14 है। स्तंभ लेख की संख्या 7 जगह से मिले हैं और ये कितने जगह से? 14। और गुहा लेख का मतलब होता है गुफाओं के पत्थरों को काट करके उस पर जो लेख लिखा गया है उसे गुहा लेख कहते हैं। गुहा लेख यानी गुहा माने होता है गुफा, गुहा का मतलब होता है गुफा, यानी गुफाओं को काट करके उस पे अशोक के अभिलेख लिखे हैं, गुफा अभिलेख कहलाते हैं। ये 3 तरह के अभिलेख इनके मिले हुए हैं। ऐसे अभिलेख हैं और उसमें क्या है? ऐसे 14 लाइन लिखे हुए हैं। अशोक के स्तंभ लेख केवल ब्राह्मणी लिपि में, स्तंभ जो लेख है ये स्तंभ लेख किस भाषा में है? ब्राह्मणी भाषा में है। ब्राह्मणी भाषा में इनके अभिलेख मिले हुए हैं। इनके अभिलेख जो मिले हुए हैं किस भाषा में मिले हुए हैं? ब्राह्मणी भाषा में मिले। जो अभिलेख है वो ब्राह्मणी भाषा में है। शिलालेख जो है कई भाषाओं में है, ठीक है। शिलालेख जो है ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। ये भी क्वेश्चन आपके टीजीटी का बहुत अच्छा बनेगा कि जो अशोक के अभिलेख है कितने भाषाओं में उपलब्ध है। जो अशोक ने अभिलेख लिखवाया था कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? ब्राह्मणी है, खरोष्ठी है, ग्रीक है और अरमाइक, 4 भाषाओं में उपलब्ध है। कौशाम्बी से भी एक अभिलेख मिला है जिसे रानी का अभिलेख कहा जाता है।
इस तरह से एक अभिलेख मिला हुआ है जिसे कहते हैं रानी का अभिलेख। इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीजीटी में। रानी का अभिलेख है, माना जाता है 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का वर्णन करता है। इस रानी अभिलेख जो कहां से मिला है, कौशाम्बी से मिला है। कौशाम्बी यह प्रयागराज के पास है, कौशाम्बी। और यहां से जो रानी का अभिलेख मिला हुआ है, उस रानी के अभिलेख में क्या मिला है, रानी के अभिलेख के 12वें शिले में धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। अशोक कहता है कि सभी धर्म समान है, किसी धर्म की बुराई नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी धर्म की बुराई करते हैं तो उस धर्म की बुराई नहीं करते हैं, बल्कि किसकी करते हैं, अपनी बुराई करते हैं। इसलिए धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, सभी धर्मों को समान रूप से मानना चाहिए। ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि किस अभिलेख में अशोक धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। इसी रानी अभिलेख में करता है, कौशाम्बी में। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और उसके पड़ोसी राजाओं का वर्णन करता है, 8विक राज्यों का भी वर्णन करता है। जो 13वें शिलालेख में है, रानी अभिलेख में, उसमें आपके वर्णन जो करता है, जो कलिंग युद्ध जो उड़ीसा में उन्होंने युद्ध लड़ा था, और उसके बाद जो है पड़ोसी राज्यों के राजाओं के बारे में बात करता था। पड़ोसी राजाओं कौन थे? पड़ोसी राजाओं में दक्षिण में थे चेर, चोल और पांड्य। चेल, चोल और पांड्य तीन ये पड़ोसी राज्य था जो सुदूर दक्षिण में थे, और 8विक देशों के राज्यों के बारे में वर्णन करते। तो यहां से भी आपके ढेर सारे सवाल मिल सकते हैं टीजीटी में, ऑब्जेक्टिव टाइप के। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। गोंड राज्य गढ़कटंगा 70,000 गांव थे, इसमें उल्लेखित किया गया है। ठीक है, पहले ये है गढ़कटंगा है कहां, ये देखते हैं। ये है मध्य प्रदेश, मान लेते हैं ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, इसी मध्य प्रदेश में गढ़कटंगा था, जिसकी शासिका थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती यहां की शासिका थी। गढ़कटंगा मध्य प्रदेश में है, और यहां पे गोंड जनजातियां थी। गोंड जनजाति थी, और ये शासन करते थे। और गढ़कटंगा जो है, रानी दुर्गावती जो है, किसके समकालीन थी? उस समय भारत में अकबर का शासन था। भारत में किसका शासन था? अकबर का शासन था, जो गढ़कटंगा में थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जो है गोंड जनजाति की थी और अकबर के समकालीन थी। बड़ी बहादुरी से लड़ी। अकबर ने जब अपनी सेना भेजा, बहुत बहादुरी से लड़ी, अंत में हार हुआ। और इसका वर्णन जो है अकबर नामा में किया हुआ है। अकबर की एक पुस्तक है अकबर नामा, क्योंकि अकबर के समकालीन है, इसलिए अकबर नामा जो है अकबर की जो किताब है, उसी को में इस गढ़कटंगा के बारे में वर्णन है। तो कहां पे वर्णन है? अकबर नामा में। अकबर नामा में गढ़कटंगा, रानी दुर्गावती, उनकी शासिका। तो देखो यहां पे दिया हुआ है अकबर नामा, इसी अकबर नामा में उसका वर्णन है। ऑप्शन से सी। ये दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु और उधर दक्षिण भारत में है। भुरुंजी नामक ऐतिहासिक कृति, भुरुंजी जो है असम में था। असम के राजा जो है, जो राज्य थे, उनके बारे में जो भाषा में लिखी गई है वो भुरुंजी भाषा में है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमास्ते विलियम मेथड के वर्णन में ये भी गलत है। इसका ऑप्शन जो है आपको बी सही मिलेगा, और 100% इसका बी सही होगा। और ये भी आपके टीजीटी एलटी ग्रेड में आपको पूछ सकता है।
भुरुंजी क्या था? असमिया भाषा में लिखी हुई ऐतिहासिक कृति है। अहोम। अहोम माने आज का असम। सभा के पुरातत्व लेखों का संकलन भुरुंजी में हुआ है। असम के जो शासक हैं उनका जो वर्णन है वो कहाँ है? इसी भुरुंजी में है। ये लोग गोंड जनजातियां थी और ये सब खेती कौन करती थी? ये सब गोंड जनजातियां थी और गोंड जनजातियां खेती कौन करती थी? झूम खेती करती थी, शिफ्टिंग खेती करती थी। जनजाति लोग हैं, इस तरह से इनका वर्णन है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो आज उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित आज भी है भगवान जगन्नाथ मंदिर। ये कहाँ है? उड़ीसा के पुरी में। लोग जाते हैं श्रावण के महीने में। यहाँ पे भगवान जो है जगन्नाथ की मूर्तियां रखी हुई हैं। उड़ीसा में है, पुरी के उड़ीसा में भगवान जो जगन्नाथ है वो आदिवासियों के देवता थे, लकड़ियों के बने हुए थे। ऐसे भगवान जगन्नाथ जो पुरी के हैं उनके बारे में कहला कथन है, स्थानीय जनजाति लोग द्वारा पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा, काष्ठ माने होता है लकड़ी, काष्ठ प्रतिमा, लकड़ी की प्रतिमा बनाई गई है। ये कहां पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थानीय जनजाति लोग पूरी के उड़ीसा में जगन्नाथ में काष्ठ प्रतिमाएं बनाई गई है लकड़ी के। दूसरा है, जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्होंने आगे चलकर विष्णु के स्वरूप माने लगे। जो भगवान जगन्नाथ की आज मूर्तियां निकलती हैं वो यही जनजातीय देवता के थे, काष्ठ की मूर्तियां थी। बाद में जो इन्हें विष्णु के अवतार के रूप में देखा गया। तो ये दोनों सही है और दोनों जो है उसकी व्याख्या भी करते हैं। पूरी जो है उड़ीसा में जगन्नाथ संप्रदाय के लोग रहते थे और जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक। जगन्नाथ दुनिया का मालिक जो विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। अब तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा, लकड़ी की प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती थी, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु के रूप में मान लिया गया। इसमें किसकी किसकी मूर्ति है? बालभद्र की है, सुभद्रा है और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां ताम्रपत्र की पांडुलिपियों में उड़ीसा के में स्थित है। ये बनवाया कौन है? 12वीं शताब्दी में एक वहां शासक था, गंगवंश लिखा हुआ है। गंगवंश का शासक था। गंगवंश के शासक प्रतापी शासक अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनाया। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना है कि ये आपके फिर क्वेश्चन पूछेगा टीजीटी में कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति जो बनी हुई है उड़ीसा में किसने बनवाया है? यही अनंत वर्मन ने बनवाया हुआ है। और इस मंदिर बनवाने के निश्चय किया। इसके बाद 1230 ईस्वी में राजा अनंत मंदिर तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को सौंप दिया था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा शासक था जो अपना पूरा शासन जो है भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दिया? वो यही गंगवंश का शासक था, अनंकमीय तृतीय। तो उसमें जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं वो दोनों सही हैं और दोनों इसकी व्याख्या भी करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको यहां पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी करता है, इसका मतलब ए सही है। आज के लिए इतना ही, लेकिन एक क्वेश्चन आपको लिख के दिखाना है। पहले क्वेश्चन जो आपको लिखना है वह है मनसबदारी और जागीरदारी
जागीरदारी व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है, लिख कर दिखाना है। इसे 250 वर्ड में लिखाना है और इसके लिए आपको बता रहे हैं कि आपको टेलीग्राम चैनल से लिख करके उस पर भेजना है और जो नंबर है टेलीग्राम पर 7678480400 इस टेलीग्राम चैनल पर आप इसको लिख करके 250 शब्द सीमा के अंतर्गत आप भेजेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या गलत लिख रहे हैं, क्या सही लिख रहे हैं, कहाँ सुधार करनी चाहिए। क्योंकि मेंस भी आपको एक अच्छे राइटिंग के साथ उपस्थित होना है। क्लियर राइटिंग, स्पष्ट राइटिंग होनी चाहिए, जो कंटेंट है वो अच्छे होने चाहिए, सीक्वेंस से होने चाहिए। इन सबको आपको देखा जाएगा। इस क्वेश्चन को लिख कर भेजेंगे तब आपको चलते हैं। तब तक फिर जो है हम कल मिलेंगे। धन्यवाद।